आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और एकदम अनोखे विषय पर बात करने वाले हैं। सोचिए, क्या एक साधारण सी या यूं कहें कि एक विवादित सी टिप्पणी पूरे देश में एक बड़े डिजिटल युवा आंदोलन को जन्म दे सकती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। चलिए, बिना कोई देरी किए सीधा इस पूरी कहानी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो कहानी शुरू होती है इस एक बयान से। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी की एक टिप्पणी आई जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं। वे परजीवी बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब ये टिप्पणी मुख्य रूप से उन युवाओं और आरटीआई कार्यकर्ताओं के संदर्भ में थी जो बेरोजगार हैं। लेकिन जैसे ही ये बात इंटरनेट पर पहुंची, मानो एक धमाका सा हो गया। सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला और सच कहूं तो यही वो चिंगारी थी जिसने इस पूरे आंदोलन की आग को भड़काया। अब दिलचस्प बात यह है कि इस गुस्से को एक बहुत ही अलग तरीके से चैनलाइज किया गया। 30 साल के अभिजीत दीपके ने इस कॉकरोच वाले तंज को अपना लिया और सीधे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की स्थापना कर डाली। उन्होंने इस अपमान को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि बिल्कुल जिस तरह कॉकरोच दुनिया के किसी भी कठिन से कठिन माहौल में सर्वाइव कर जाते हैं, अपना वजूद बचा लेते हैं, ठीक वैसे ही आज का युवा भी हर मुश्किल परिस्थिति का डटकर सामना कर सकता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट और जिद्दी किस्म का पलटवार था। और देखते ही देखते इस विचार ने कितनी तेजी से आग पकड़ी, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। पूरे 50 लाख, जी हां, 5 मिलियन फॉलोअर्स। इस व्यंग्यात्मक आंदोलन ने इंस्टाग्राम पर महज कुछ ही दिनों के भीतर एक ऐसा जादुई आंकड़ा छू लिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये ग्रोथ एकदम अनसुनी और अनप्रेसिडेंटेड थी। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो इस ट्रेंड की असली रफ्तार समझ में आती है। 15 मई को वो विवादित टिप्पणी आई थी। अगले ही दिन यानी दूसरे दिन पार्टी के सिर्फ 400 फॉलोअर्स थे। तीसरे दिन ये संख्या 800 हो गई। यहां तक तो सब नॉर्मल लग रहा था, है ना? लेकिन 5वें दिन बूम, ये छलांग लगाकर सीधे 5 मिलियन तक पहुंच गई। इंटरनेट की दुनिया में एक छोटे से जोक या मीम का इतनी तेजी से एक बड़े मूवमेंट में बदल जाना वाकई में हैरान करने वाला है। तो आखिर ऐसा क्या था जिसने इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़ दिया? दरअसल इस संगठन ने खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज का नाम दिया। यह सुनने में भले ही मजाकिया लगे, लेकिन इसके जरिए उन्होंने एक बहुत बड़े वर्ग की असली कुंठाओं, उनकी निराशा और रोजमर्रा के संघर्षों को सीधे तौर पर छू लिया। ये अब सिर्फ एक मजाक नहीं रह गया था, बल्कि लाखों युवाओं के मन की बात बन गया था। और इनका हास्य यही नहीं रुकता। अगर आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, तो सदस्य बनने की शर्तें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इनकी व्यंग्यात्मक शर्तें कुछ इस तरह हैं। पहला, आपका वर्तमान में बेरोजगार होना जरूरी है। दूसरा, आप शारीरिक रूप से पूरी तरह आलसी हों, लेकिन हाँ, मानसिक रूप से तेज होना जरूरी है। तीसरा, आपको दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना होगा। और आखिरी शर्त, आपको एकदम पेशेवर तरीके से रेंट करना यानी अपनी भड़ास निकालना आना चाहिए। इस तरह के ह्यूमर ने युवाओं के साथ कनेक्ट करने में एक मास्टर स्ट्रोक का काम किया। लेकिन जरा रुकिए, ये पार्टी सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं है। जब हम इनकी इन 5 आधिकारिक मांगों को देखते हैं तो इसका टोन अचानक से बहुत गंभीर और राजनैतिक हो जाता है। इनकी मांगे हैं रिटायरमेंट के बाद मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा की कोई सीट न मिले, किसी भी वैध वोट को डिलीट करना आतंकवाद की श्रेणी में आए, संसद का आकार बढ़ाए बिना कैबिनेट में 50% महिला आरक्षण हो, बड़े कॉरपोरेट्स को मीडिया के स्वामित्व से रोका जाए और गोदी मीडिया की जांच हो, और दल बदलने वाले विधायकों सांसदों पर 20 साल का चुनाव प्रतिबंध लगे। आप देख सकते हैं कि ये मांगे सीधे तौर पर न्यायिक सुधार, कॉरपोरेट मीडिया और दल बदल कानूनों पर निशाना साध रही हैं। हमारा काम यहाँ इन मांगों को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि निष्पक्ष रूप से ये समझना है कि यह आंदोलन हकीकत में क्या संदेश दे रहा है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा और वाजिब सवाल उठता है, क्या इंटरनेट का ये डिजिटल व्यंग्य, ये मीमबाजी सच में जमीनी स्तर पर कोई वास्तविक राजनीतिक ताकत बन सकता है? पहली नज़र में तो इसे महज एक इंटरनेट ट्रेंड मानकर खारिज करना बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर हम अपने एक पड़ोसी देश का हालिया उदाहरण देखें तो हमें समझ आएगा कि डिजिटल पावर वास्तव में पारंपरिक सत्ता को हिलाने का दम रखती है।
चलिए नेपाल की युवा क्रांति पर नजर डालते हैं जो सितंबर 2025 में हुई थी। वहां युवाओं के बीच नेपो बेबीज नाम का एक ट्रेंड वायरल हुआ था जिसने अमीर और गरीब के बीच की भारी खाई को उजागर किया। जब सरकार ने इस आवाज को दबाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही बैन कर दिया तो वहां के टेक सेवी युवाओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने वीपीएन का इस्तेमाल करके डिजिटल दुनिया में मिनी चुनाव करवा डाले। और इस पूरे अभियान का नतीजा क्या निकला? उन्होंने बलेन शाह नाम के एक रैपर को अपने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, एकदम हकीकत है। इस डिजिटल क्रांति की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि इसने नेपाल में रातों रात 8 लाख नए मतदाताओं को सफलतापूर्वक लामबंद कर दिया। 8 लाख ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इस एक डिजिटल मूवमेंट ने उस देश के पूरे राजनीतिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो क्या भारत में कॉकरोच जनता पार्टी भी ऐसा कुछ कर पाएगी? आइए वास्तविकता के धरातल पर लौटते हैं। नेपाल जैसी सफलता को दोहराने से पहले या उसके करीब भी पहुंचने से पहले इस आंदोलन को कई गंभीर चुनौतियों और अपनी खुद की कुछ बड़ी कमजोरियों से पार पाना होगा। रास्ता इतना भी आसान नहीं है। अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो इस मूवमेंट की कुछ बहुत ही स्पष्ट कमजोरियां सामने आती हैं। एक तरफ तो पार्टी पर वामपंथी झुकाव होने के आरोप लग रहे हैं जिसका मुख्य कारण मीडिया के एक खास वर्ग पर उनके लगातार हमले हैं। और दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है इनका पूरी तरह से अपने इकलौते संस्थापक अभिजीत दीपके पर निर्भर होना। ये इस पूरे ढांचे को अविश्वसनीय रूप से नाजुक बना देता है। सोचिए अगर कल को किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाया जाता है या वो हट जाते हैं तो हो सकता है ये पूरा का पूरा आंदोलन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। और खतरे सिर्फ अंदरूनी या वैचारिक ही नहीं है। ये संगठन इस वक्त लगातार साइबर हमलों और तत्काल डिजिटल दमन का भी सामना कर रहा है। उनके अकाउंट्स पर बार बार असफल लॉगिन के प्रयास हो रहे हैं। हैकर्स उन्हें एक्टिवली टारगेट कर रहे हैं और किसी भी पल प्लेटफॉर्म से अकाउंट सस्पेंड होने की तलवार उनके सिर पर लटक रही है। ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हेले लैंगलैंड वाले मामले की याद दिलाता है जहां अचानक से डिजिटल आवाज़ों को गायब कर दिया गया था। इस तरह के साइबर खतरे किसी भी मूवमेंट को रातों रात पंगु बना सकते हैं। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद जो बात इस पूरे मामले को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है वो ये है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे पारंपरिक और अनुभवी राजनेता भी अब इस डिजिटल मूवमेंट में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी सत्ता या राजनीतिक व्यवस्था इंटरनेट की भाषा समझने वाली इस इतनी विशाल आबादी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। ये बहुत ही खतरनाक खेल हो सकता है। युवाओं के पास भले ही बहुत पैसा ना हो लेकिन उनके पास एक बेहद शक्तिशाली आवाज जरूर है। तो अंत में जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है और इससे तरह तरह के विरोधों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे और आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या सोशल मीडिया का एक व्यंग्यात्मक ट्रेंड सच में असली दुनिया की राजनीति की दिशा बदल सकता है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी महज एक इंटरनेट जोक बनकर रह जाएगी जिसे लोग कुछ दिनों में भूल जाएंगे? या फिर क्या ये भारत में युवाओं के नेतृत्व वाले एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की सिर्फ एक शुरुआत है? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा। आज के इस एक्सप्लेनेर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।